अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू कनेक्टेड क्लासरूम। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डाटा टाइप्स की। उसमें हमने बात की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा की, बड़ी डिटेल से हमने उनके सब टाइप्स को भी डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा सेट एंड डाटा बेस। हम स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने टॉपिक को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। सबसे पहले हमने डाटा की बात की, ठीक है। डाटा से हमने बनाया डाटा सेट। अब डाटा सेट से आगे किस स्टेप के ऊपर हम मूव करते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। डाटा सेट हमने स्टार्ट में कॉन्सेप्ट्स के अंदर बात की थी डाटा साइंस के, कि ये एक ऐसा कलेक्शन होता है डाटा का जिसके अंदर हम यूनिक बॉडी ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बतौर एक स्टूडेंट आपका जो है डाटा मेंटेन होता है स्कूल के अंदर। तो अगर मैं आपके स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट डाटा सेव करूं तो मैं एक डाटा सेट बना लूँगा स्टूडेंट्स का। इसी तरह स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, टीचिंग स्टाफ होता है, उनका जो डाटा सेट बनेगा वो मैं नाम दे देता हूँ टीचर्स का डाटा सेट। अब मेरे पास 2 डाटा सेट हो गए। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का जो डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडमिन का डाटा सेट। तो ये सारे जो रिलेटेड डाटा कलेक्शन बनती जा रही है उसको मैं डाटा सेट का नाम देता हूँ, और ये हर एक अपना डाटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक यूनिक वर्क को। तो थ्योरी पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इन दोनों का डिफरेंस जो हूँ वो एक्सप्लेन करूँ। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने डाटा सेट और डाटा बेस के दरमियान डिफरेंस लिखे हैं। अभी मैंने डाटा बेस के बारे में नहीं बताया, आपको सिर्फ डाटा सेट की डेफिनेशन बताई जो कि मैंने सामने लिखी भी है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा शोइंग यूनिक बॉडी ऑफ वर्क। तो इसमें देखें बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी, यूनिक बॉडी ऑफ वर्क को, ठीक है। यूनिक कहते हैं एक ख़ास चीज़ जो है जिसकी डुप्लीकेशन ना हो, ठीक है, ओरिजिनल। अब अगर मैं इसी डाटा सेट को मैं अगर मल्टीपल डाटा सेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दूं, जिस तरह मैंने भी आपको मिसाल दी, स्टूडेंट का डाटा सेट है, फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का डाटा सेट है, फिर टीचिंग का डाटा सेट है। अब ये 3 मिला के जब मैं इनको आपस में रिलेट करूँगा तो ये जो मेरे पास कलेक्शन बनेगी इसको मैं कहूँगा डाटा बेस। ओके, व्हाट इज़ डाटा बेस? अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा शोइंग मल्टीपल डाटा सेट्स, मल्टीपल टेबल्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जब भी डाटा स्टोर करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास रोज़ और कॉलम्स होते हैं और उसमें डाटा स्टोर करना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। तो जब भी डाटा बेस होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी न किसी डाटा सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो डाटा पहले डेफिनेशन आ गई कि डाटा सेट क्या है, हमारे पास डाटा का एक कलेक्शन, ठीक है। 2 लफ्ज़ों को आप जोड़ लें, डाटा और सेट को। इसी तरह जब हम बहुत सारे डाटा सेट्स को इकट्ठा कंबाइन करते हैं अपनी एक कलेक्टिव मैनर के लिए, यानी अगर हम इन्हीं 3 डाटा सेट्स को जिसमें हमने स्टूडेंट्स, टीचिंग फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को शामिल किया तो ये मिला के क्या बन जाते हैं, एक स्कूल का डाटा बेस, ठीक है। मैं इसको डाटा सेट नहीं कहूँगा, अब मैं कहूँगा एक डाटा बेस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, जो डाटा सेट्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये यूनिक बॉडी ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें टीचिंग फैकल्टी का या एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का डाटा शामिल नहीं होगा। ये मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। लेकिन जब डाटाबेस की बात करेंगे तो काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स किस सेंस में होगा कि फॉर एग्जांपल अब टीचर्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो अगर मैंने ये देखना है कि कौन टीचिंग के डाटा सेट में से कौन से टीचर स्टूडेंट के डाटा सेट में से कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे रिलेशन कायम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मामले में क्या हो जाएगा, काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जो डाटाबेस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और इसको हम जो डाटा सेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली या मैनुअल टूल्स के थ्रू हम इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई हाई एंड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किए जाते, जबकि डाटाबेस के अंदर जो है हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको हम DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ओके, डिपेंड करता है आपने को रिक्वायरमेंट क्या है उसके मुताबिक बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड स्केलेबिलिटी। डाटा सेट की जो स्केलेबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। स्केलेबिलिटी किस चीज़ को कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लोग हैं, वो काम परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क का लोड जो है वो ज़्यादा हो गया। अब वो जो ऑलरेडी वर्किंग स्टाफ आपके पास अवेलेबल है वो इस काबिल नहीं है कि मज़ीद काम को अच्छे तरीके से टाइमली जो है कंप्लीट करे, तो आपको क्या करना पड़ता है, मज़ीद वर्किंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को कहते हैं स्केलेबिलिटी, कि किसी चीज़ को बढ़ाना रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वर्कलोड के मुताबिक। तो डाटा सेट है वो लिमिटेड स्केलेबिलिटी के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर 500 या 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो अब इनसे रिलेटेड जब मैंने आगे डाटा सेट्स कंपाइल किया, डाटा सेट कंपाइल करने के बाद जब मैंने डाटाबेस में शिफ्ट कर दिया सारा कुछ, तो इसमें डाटाबेस पे तो कोई इशू नहीं है, वो तो डिपेंड ही कर रहा है डाटा सेट के ऊपर। लेकिन इंडिविजुअली जो डाटा सेट की अगर हम बात करें उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इतनी जो है वो नहीं रहती, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक दफ़ा कलेक्ट कर चुके हैं।
लेकिन अगर हमें मज़ीद डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मज़ीद डाटा सेट के अंदर कलेक्शन करने के लिए एडिशनल डाटा रिक्वायर्ड होगा। तो इसकी स्केलेबिलिटी वो लिमिटेड है। एक दफ़ा आपने डाटा कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप उसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए आपको बहुत सारी जो है मेहनत मशक्क़त करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर हम डाटाबेस की बात करें तो हाईली स्केलेबल है। आपने डाटा सेट्स बना दिए, अब आपने डाटा इंसर्शन करना, डिलीशन करना थ्रू सॉफ्टवेयर डाटाबेस के अंदर आसान होता है बनिस्बत डाटा सेट के अंदर। गॉट इट। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, डाटा सेट की जो स्केलेबिलिटी है वो थोड़ी लिमिटेड होती है बनिस्बत डाटाबेस के। लास्ट में आप एग्जांपल दे सकते हैं स्टूडेंट और टीचर का रिकॉर्ड, ठीक है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया। और जब ये सारा सब कुछ कंबाइन होता है तो वो एंड पे क्या बन जाता है, स्कूल की एक डाटाबेस। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर डिफरेंस भी आ सकता है कि आप डाटा सेट और डाटा बेस के दरमियान डिफरेंस करें। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू तक रहेंगे तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है, आपको थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसको मज़ीद भी आप सर्च कर सकते हैं, फिर हम बुक के थ्रू भी देखेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अभी मूव करते हैं बुक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखें, डाटा सेट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, structured or organized collection of data which is usually associated with a unique body of work, okay। और database क्या है, साथ ही definition लिखिए, a database is an organized collection of data stored in multiple data sets और tables। मैंने अभी आपको बात की multiple data sets की, data sets मिलके क्या बनाते हैं, एक database। हमने कैसे मूव ऑन किया, पहले हमने डाटा की बात की, डाटा के बाद हमने डाटा सेट्स बनाए, डाटा सेट्स से मिलके क्या बना, डाटाबेस बन गई, ओके। तो these tables can be accessed electronically from the computer system for further manipulation and update। डाटा की मैनिपुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन मुराद डाटा के साथ छेड़छाड़ करना, उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करना, रिमूव करना या कुछ अपडेट करना, उसको हम कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक डेफिनेशन, मैंने आपको कुछ इजाफी पॉइंट्स भी बता दिए। नेक्स्ट ये है कि डाटा से डाटाबेस बना, डाटा सेट बना, डाटा सेट से डाटाबेस बना। अब डाटाबेस को हम करें क्या, ठीक है। ये एक बेसिक यूनिट ऑफ वर्क होता है जिसके ऊपर तमाम कंपनीज़, तमाम इदारे, हर तरफ अगर आप देखें, हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो डाटाबेस है वो नादरा की है, ठीक है, जिसमें आपके शनाख्ती कार्ड वगैरह, बे फॉर्म वगैरह बनते हैं। अगर आपने देखा हो या कभी आपका चक्कर लगेगा तो आप देखिएगा कि वहाँ कितना रश होता है वहाँ का, ठीक है। वहाँ पे क्या है, आपकी इंटरनेशनली सारा जो डाटा, एक समझें कि एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो नादरा का है। आप पैदा होते हैं, ठीक है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, वो भी नादरा के साथ एफिलिएटेड होता है। आपने वोटिंग करनी है तब भी आपको जो है वो अपने आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए नादरा से रजू करना पड़ता है, ओके। तो ये एक सिंपल सी है डाटाबेस की, इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ आगे। देखिएगा, डाटाबेस की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर ली है। डाटाबेस क्या है, अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज रिपोजिटरी ऑफ डाटा भी कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, या अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा सेट्स जो कि टेबल्स की फॉर्म में आपके पास मौजूद होते हैं। अब डाटाबेस भी जो है वो चूँकि डाटा सेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी टीचर, स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के एग्जांपल से। अब ये डाटाबेस की भी आगे दो टाइप्स होती हैं जिसमें बाज़ू का डाटा सेट्स आपस में रिलेट करते हैं। ऐसी डाटाबेस जिसमें डाटा दूसरे डाटा के साथ, यानी एक टेबल दूसरे टेबल के साथ या एक डाटा सेट किसी दूसरे डाटा सेट के साथ ताल्लुक़ रखता है, उस डाटाबेस को हम कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस। और ऐसा डाटा सेट जो दूसरों के साथ कुछ खास ताल्लुक़ नहीं रखते, उस तरह के डाटाबेस को हम कहते हैं नॉन रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने जो है वो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसको आपको नहीं कंफ्यूज नहीं करना, डाटा सेट इज़ समथिंग एल्स, ठीक है, डाटाबेस इज़ समथिंग एल्स। और डाटाबेस की जो है आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। आपने इसको डाटा सेट की टाइप के अंदर रिलेट नहीं करना, ये डाटाबेस की जो है जेन्युइन जो है वो टाइप्स हैं। रिलेशनल डाटा बेस की अगर बात की जाए तो डाटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ठीक है। टेबल्स आपको पता है रोज़ और कॉलम की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, ठीक है। रोज़ क्या हो सकती हैं, आपका रिकॉर्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर स्टूडेंट का नाम, ठीक है, उसके साथ उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, उसकी क्लास, ये सारा जो एक एक रिकॉर्ड में। फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 50 स्टूडेंट है तो 50 रोज़ बनेगी। और जो नेम्स हैं, फॉर एग्जांपल नाम है, उसका एक पूरा कॉलम होगा जिसमें नेम्स ही होंगे, ठीक है। उसके बाद एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फादर नेम है, ये सारा कुछ। तो ये टेबल्स की फॉर्म में डाटा आपका इस तरह स्टोर होता है। अगर हम नॉन रिलेशनल की बात करें, उसमें टेबल्स की फॉर्म में भी डाटा स्टोर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर मज़ीद भी बहुत सारे हमारे पास वेज हैं, मल्टीपल वेज, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जिसमें मैंने लिखा की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ या एक नंबर असाइन कर देता हूँ और मैं कहता हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी और चीज़ को। आपको मैं इन सिंपल वर्ड्स अगर बताऊँ कि डिक्शनरी को देखें
आपकी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती है। अगर आपने एक वर्ड का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने कोई किसी का वर्ड, फॉर एग्जांपल वो वर्ड शुरू होता है डी से, ठीक है। अब क्या है, आपको पूरी डिक्शनरी जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, इंडेक्स देखेंगे कि किस पेज के ऊपर डी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है डिटर्मिनिस्टिक, तो DETER, ठीक है। तो आप देखेंगे डी ए से शुरू होगा अल्फ़ाबेटिकली। तो ये क्या किए जाते हैं, हर एक वर्ड के साथ हम क्या करते हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी जो है एसोसिएट कर देते हैं। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं की वैल्यू पेयर, यानी एक की हमने लगा दी और की के साथ कोई ना कोई वैल्यू एसोसिएट होगी। ओके, एक की के साथ पूरी डाटा जो है वो पूरी रोज़ या मल्टीपल डाटा जो है वो एसोसिएट किए जा सकते हैं, लेकिन की जो है वो यूनिक होती है। या यूँ भी कर सकते हैं कि आप एक यूनिक डाटा को एक यूनिक की से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट एज अ रोल नंबर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ क्लास 6 में जाएँ और वहाँ जाके रोल नंबर 5 को बुला रहे हैं, तो 5 मीन्स व्हाट, वो एक स्टूडेंट होगा, उसका नाम होगा, ठीक है, उसका फादर नेम होगा, उसका प्रॉपर एड्रेस होगा, उसका एक पूरा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ की वैल्यू पेयर। ग्राफ्स में देखें, ग्राफ्स में हमारे पास नोड्स होती हैं, हम वो डाटा स्टोर करते हैं जिसकी किसी न किसी दूसरे डाटा के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। हम नोड्स बनाते हैं, नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद कॉलम फैमिली है, हमारे पास डाटा रिकॉर्ड होता है, उसके साथ हम जो मैंने अभी आपको वर्टिकल कॉलम्स की बात की, उसमें हम क्या करते हैं, हर डाटा के साथ मुतलका जो फील्ड होती है उसको उसके साथ जोड़ देते हैं, उस मुतलका कॉलम को जोड़ देते हैं। इसमें कोई टेबुलर फॉर्म में डाटा हमारे पास बेसिकली स्टोर नहीं किया जाता, ओके। क्योंकि ये नॉन रिलेशनल है, हमें डाटा सेट को दूसरे डाटा सेट के साथ रिलेट ही नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को एक नॉन रिलेशनल फैशन के अंदर स्टोर करते हैं। इसमें की वैल्यू पेयर्स, कॉलम फैमिली, ठीक है, और ग्राफ्स एंड चार्ट्स, इस टाइप का हमारे पास डाटा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इट इज़ यूज बेसिकली यूज फॉर स्ट्रक्चर डाटा एंड इट इज़ यूज फॉर अनस्ट्रक्चर डाटा। वही बात दोबारा रिपीट होगी कि स्ट्रक्चर डाटा क्या है, जिसको आप टेबल्स की फॉर्म में प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको तंग नहीं करेगा बाद में। बाज़ औक़ात जब हमने रिलेशन बनाने होते हैं तो हमारे पास रिलेशन फ्यूचर में चल के जब हम डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं तो रिलेशंस मेंटेन रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि रिलेशन जो है वो एक दफ़ा मेंटेन था तो आगे जब ने जाके कुछ मैनिपुलेशन की तो बीच में क्लैश आ गया, रिडंडेंसी आ गई, डाटा डुप्लीकेशन आ गई। उस तरह के डाटा को हम जो है वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो जो रिलेशन डाटा बेस के अंदर बेसिकली जो डाटा हम यूज़ करेंगे वो स्ट्रक्चर्ड होगा। नॉन रिलेशन डाटा में जो है वो जो है डाटा बेस के अंदर डाटा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड होगा। थर्ड है हाईली स्केलेबल और लेस स्केलेबल। ये मैंने अभी आपको पिछले डिफरेंस में भी बताया था कि रिलेशन डाटा बेस जो है वो हाईली स्केलेबल होता है। इसको स्केलेबिलिटी इसकी बहुत हद तक आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जबकि नॉन रिलेशनल डाटा की स्केलेबिलिटी को बढ़ाना आसान काम नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसके बाद है स्लो एंड कॉम्प्लेक्स। चूँकि रिलेशन डाटा बेस के अंदर हमारे डाटा सेट्स के दूसरे डाटा के साथ रिलेशन कायम होते हैं तो ये प्रोसेसिंग के ऊपर थोड़ा सा हमारे ऊपर हावी होता है, यानी हमें सिस्टम की प्रोसेसिंग पे लोड डालता है। इसको प्रोसेसिंग करने में थोड़ा एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड होता है। जबकि नॉन रिलेशनल डाटा में हमारे पास चूँकि डाटा दूसरे डाटा के साथ रिलेट नहीं करता, लिहाजा इसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, डाटा रिट्रीवल और प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लिहाजा वो बहुत फास्ट होता है लेकिन साथ सिंपल भी होता है, ठीक है। ये स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें पेचीदगी ज़्यादा है। यूजेस SQL। SQL के कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। आप जो डाटा बेस के ऊपर ऑपरेट करेंगे, मैं भी अब आपको बताता हूँ आगे हमारे आ रहा है आगे कि SQL और नो SQL। इसमें देखिए मैंने लिखा नो SQL। रिलेशनल डाटा बेस, चूँकि डाटा को हमने दूसरे डाटा के साथ रिलेट करना है, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करना होता है, तो हम डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं। हमने डाटा को इंसर्ट करना है, कहाँ इंसर्ट करना है, किस जगह पे इंसर्ट करना है, किस डाटा सेट के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक लैंग्वेज जो है वो मेंटेन की हुई है, डेवलप की हुई है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी कहते हैं अपना मैनिपुलेट करना, सवाल करने को। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी में क्या होगा, हम क्यूरीज करते हैं, हम इंसर्शन करते हैं, डाटा के अंदर डिलीशन कर सकते हैं, कहीं से डाटा सेट में से डाटा कोई हटाना है वो हटा दिया, कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है किसी स्टूडेंट का, ठीक है। तो वो क्या है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो रिलेशनल डाटा के अंदर SQL यूज़ की जाती है और इसके अंदर नो SQL, इसके अंदर कोई SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती, तभी इसको हम SQL डाटाबेस भी कह सकते हैं और उसको हम नो SQL डाटाबेस भी कह सकते हैं। थर्ड पे एग्जांपल है, आपकी बुक पे भी लिखी हुई है, MySQL, ये सॉफ्टवेयर है, Oracle, IBM DB2, ठीक है। ये रिलेशनल डाटाबेस के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं। अगर आपने नॉन रिलेशनल डाटा के लिए इनको यूज़ करेंगे तो आपके लिए करामत नहीं होंगे,
ठीक है। तो नॉन रिलेशनल डाटा के ऊपर अगर आप ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 डेटाबेस हैं, मोंगो डाटाबेस या कैसेंड्रा। ओके, ये इसकी थोड़ी सी क्या है डिफरेंसेस हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, डाटा सेट और डाटाबेस में डिफरेंस, फिर डाटाबेस के अपने 2 टाइप्स के दरमियान डिफरेंस, और लास्टली जो है हमारा डाटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए डाटाबेस में, अगर मैं आपको मिसाल दी मैंने नादरा की, नादरा में 12 करोड़ से ज़्यादा जो हैं जो डाटा जो हैं डाटा वैल्यूज़ के अंदर पड़ी हुई हैं। डाटा वैल्यू से मुराद क्या है, लोगों का डाटा, ठीक है। यानी 12 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं नादरा के ऊपर। अब उन 12 करोड़ का कितना ज़्यादा डाटा होगा, अब आप उससे अंदाज़ा लगाएं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नाम है अली, सियालकोट का रहने वाला है, ठीक है, और ये उसका एड्रेस है, आप मुझे डाटाबेस में से ढूंढ के दिखाएं तो आप पता नहीं कितना अर्सा लगाएंगे। तो क्या है, हमारे पास इतनी बड़ी रिपोजिटरी है डाटा की, इतनी बड़ी स्टोरेज है, उसमें से हमने अपने काम का डाटा निकालना है, ठीक है, या उसको अपडेट करना है, ठीक हो गया, या किसी की डेथ हो गई है, उसका रिकॉर्ड हमने क्या करना है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, तो हमें नादरा की डाटाबेस में से उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक बहुत बड़ी डाटाबेस को सर्च आउट करके वो चीज़ निकालने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, DBMS, डाटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम, ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर है। अब मैंने आपको जिस तरह नादरा की मिसाल दी, फॉर एग्जांपल नादरा की डाटाबेस है, ठीक है, और ये आप बैठे हैं, ओके, सिस्टम पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब आपको मुतलका रिकॉर्ड चाहिए, अब किस बेस के ऊपर रिकॉर्ड सर्च करेंगे, ठीक है। 12 करोड़ रिकॉर्ड में से आपने अपना काम का एक रिकॉर्ड निकालना है, तो सर्चिंग तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सारा काम कौन हैंडल करता है, आपके बीच में एक समझें कि एक एजेंट बैठा हुआ है जिसको आप क्या कहते हैं, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये सारा काम क्या करेगा, ये आपकी डाटा इंजर्शन, डिलीशन, अपडेट या क्रिएट, ठीक है। आप इसको मैं सिलेक्शन भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि डाटा सेलेक्ट करना, ठीक है, डाटा सेलेक्ट, इसके अंदर एक और चीज़ का इजाफा करते हैं, ओके। डाटा को सेलेक्ट करने के लिए भी आपको DBMS काम करता है। ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्यों, ये आपने अपनी यूज़ के लिए बनाया है। इट वर्क्स फॉर द यूज़र दैट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड अ डाटाबेस, ठीक है। ये आप यूज़र हैं, ठीक है, और ये आपकी डाटाबेस है। इस दोनों के दरमियान में एक पर्दे का काम करेगा। आप डायरेक्ट डाटाबेस से लिंक नहीं होंगे, आप सारा काम किसके थ्रू करवाएंगे, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। DBMS क्या करेगा, आपके साथ आपको एक विंडो प्रोवाइड करेगा, आप उसमें डाटा डालेंगे, फिर वो क्या करेगा, डाटाबेस में से सारा रिकॉर्ड सर्च करेगा, और रिकॉर्ड सर्च करने के बाद आपको वापस रिस्पॉन्ड कर देगा थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन कह लें या मोबाइल, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा नादरा में जाके भी कि वो कंप्यूटर से बैठ के सारा काम हो रहा था। वो कंप्यूटर में बेसिकली उनका एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। अगर आप कभी आपकी नज़र पड़ी उसमें देखें, वो बहुत सारी फील्ड होती है, उसमें लिखते जाते हैं, ठीक है। तो सारी एंट्री कर रहे होते हैं। एंट्री से मुराद क्या है, आपका रिकॉर्ड उसके अंदर जा रहा है। डिलीट से मुराद क्या है, किसी का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो भी हम कर सकते हैं, किसी का रिकॉर्ड अपडेट करना है, बाज़ लोग अपना नाम वगैरह चेंज करा लेते हैं, ठीक है, या मैरिटल स्टेटस, गैर शादीशुदा, जब शादीशुदा हो जाते हैं तो वो भी अपनी शनाख्ती कार्ड में चेंजेस करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएट से मुराद जो है वो नया जो है वो डाटा क्रिएट करना, ओके। और सेलेक्ट है कि आपके पास डाटा मौजूद है, आपने उस डाटा में से कोई चीज़ निकाल के लानी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेलेक्ट। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि नादरा की मिसाल दी मैंने आपको, और वो भी बहुत सारे होते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, इसकी जो डिटेल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल करेंगे कि शॉपिंग मॉल में आप किस तरह ये जो है डाटाबेस मेंटेन हो रही होती है और वो किस तरह ऑपरेट करते हैं। वो एक केस स्टडी है, केस स्टडी में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या देखा, डाटा सेट के साथ डाटाबेस का क्या ताल्लुक है, और डाटाबेस ऑपरेट कैसे की जाती है थ्रू DBMS। फिर हमने डाटाबेस की हमने टाइप्स देखी, रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, नॉन रिलेशनल डाटाबेस क्या होती है। उसके बाद हमने डाटा सेट्स की जो है वो और डाटाबेस के दरमियान डिफरेंस भी देखा। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। कोई भी मसला परेशानी आप कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।